us start. So in today's class we'll be studying about the structure of an atom. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जस्ट एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या देखा था हम लोगों ने. कैसे एटम सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो देखा था. तो after all the discussions we came to know that the first subatomic particle to be discovered was electron, है कि नहीं, by J.J. Thomson. Similarly, Goldstein discovered proton after that, and then neutron was discovered. Okay, समझ में आया? So आज हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल्स को देखेंगे जो उन्हीं साइंटिस्ट लोगों ने पुट फॉरवर्ड किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अभी का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, जो फाइनल अभी का जो स्ट्रक्चर हम लोग उसको फाइनल बोल सकते हैं, है कि नहीं. सो द करेंट स्ट्रक्चर दैट वी नो इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस मॉडल्स. ठीक है, हर एक मॉडल सक्सेसफुल नहीं था. कुछ 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 मॉडल्स में कुछ अच्छा था, कुछ कुछ मॉडल्स में कुछ कॉन्स था. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स था. सो उसको बेटर करने के लिए और एक मॉडल किसी और ने निकाला, एंड इन दैट केस इन दैट वे मॉडल्स जो और एक्यूरेट होते गए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? हेलो काव्यक, नवदीप, आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. सो इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली डाल्टन्स का जो ये प्रॉपर्टी था, ये जो थ्योरी था कि हर एक एटम इंडिविजिबल है वो और इंडिस्ट्रक्टिबल है. मतलब ये जो पार्ट है दैट वाज फाउंड टू बी रॉन्ग, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिविजिबल तो नहीं होगा. इंडिविजिबल क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिविजिबल मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज अ सॉलिड थिंग. ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी सब पार्टिकल, सब पार्ट्स. ओके, सो इंडिविजिबल का मतलब है सब पार्ट्स नहीं हो सकता है. सो ये इंडिविजिबल वाला गलत हो गया. कैसे? आफ्टर द two fundamental particles electrons and protons were found to be inside and the atom. ठीक है, एटम का एक सब पार्ट जब पाया गया तब क्या हुआ? that led to the failure of the Dalton's atomic theory, which suggested that atoms were indivisible and indestructible. ठीक है, सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ after subatomic particles like electrons and protons were discovered, the theory proposed by Dalton which suggested that the atom is indivisible and indestructible. Was proved wrong. समझ में आया? Is it clear? समझ में आया? Yes. Okay. So तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ since then scientists
scientists tried to find out the arrangement of these subatomic particles inside the atom. Okay. Based on their findings, they proposed atomic models, okay, that describe what? That describe how the internal organization of an atom is. अरे वाज लिख सकते हो, एक ही बात है. समझ में? सबको ये समझ में आया? नवदीप, काव्यक, have you understood? हाँ सर. नवदीप, Yes, sir. ओके. सो उन्हीं में से हम लोग आज कुछ मॉडल्स को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट वन वाज एक्चुअली सजेस्टेड बाय, ऑब्वियसली किसने सजेस्ट किया होगा? जिन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, दैट वाज जे थॉमसन, है कि नहीं? समझ में आया? सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एटॉमिक मॉडल, इसलिए वो गलत था. ठीक है, क्योंकि इतना सिंपली ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकता. सो आई कैन राइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट proposed atomic models where number one, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. दिस मॉडल किसने प्रपोज किया था? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन. It is also known as the plum pudding model. Okay, is it clear? इसको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बोलो. हाँ. हाँ, sir. Yes sir.
सो प्लम पुडिंग नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू ए प्लम पुडिंग. प्लम पुडिंग में क्या होता है? वो प्लम पुडिंग एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे जो देखा है ना, एक एक नॉर्मल वाला जो केक रहता है जिसके अंदर तुम्हारा चेरीज रहता है, उसके अंदर नॉर्मल केक, उसमें क्रीम व्रीम नहीं होता है, ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल के पैक पे आता है, पूरा एल्यूमिनियम फॉइल के जो जो कंटेनर होता है उसको उसमें बेक किया जाता है, देखा है ना? हाँ. हाँ, तो इट इज सिमिलर टू दैट. ओके, तो प्लम पुडिंग में क्या होता है? प्लम पुडिंग इफ यू सी, प्लम पुडिंग में तुम्हारा पुडिंग के बीच बीच में तुम्हारा देयर आर पीसेस ऑफ प्लम. ओके, तो प्लम फ्रूट. ओके, समझ में आ रहा है? सो उसी को ध्यान में रखते, उसी को मतलब उसके साथ रिलेट करके जे थॉमसन ने बोला था कि हाँ तुम्हारा उसका जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है एटम का, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मे बी इट इज सिमिलर टू दैट. ओके, सो थॉमसन ने देखो, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, है कि नहीं? याद है ना? थॉमसन ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन. एम आई करेक्ट? Yes. सो ऑब्वियसली उसके दिमाग में क्या था कि हाँ अंदर में पूरा एक इट वाज अ पॉजिटिव शेल जिसके अंदर तुम्हारा मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स दे आर सस्पेंडेड इन दैट एंटायर थिंग. ओके, सिमिलर टू व्हाट वी कैन सी इन दिस डायग्राम. यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये वाला. सो ही सेड दैट एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, उसके अंदर पूरा पोर्शन पॉजिटिव होता है, और उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो उस पॉजिटिव स्फीयर का चार्ज को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है. समझ में आ रहा है? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक, नॉट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बट जे थॉमसन्स मॉडल. ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लम पुडिंग मॉडल का बात नहीं दिखा है स्टिल, तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. सो यहाँ पे जो करंट्स होता है, करंट्स मतलब जो जैसे तुम्हारा फ्रूट्स हो गया, रेजिन्स हो गया, मतलब जो किशमिश होता है वो हो गया. ठीक है, तो दोस काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर प्लेस्ड इन दैट पुडिंग. ओके, तो सिमिलरली पुडिंग का जो केक केक वाला पोर्शन है, ठीक है, जो पोर्शन बेक किया गया है डो से, तो वो वाला पोर्शन इज लाइक ए पॉजिटिव स्फीयर. समझ में आ रहा है? एंड द अदर वंस आर, और उसमें जो अंदर में ड्राई फ्रूट्स है दोज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. क्लियर? बाकियों को नवोदीप काव्यिक. Yes, sir. सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिंपल. तो वे सबसे सिंपल Yes, तुम्हारा sir. क्या बोलते हैं, तो सबसे सिंपल वाला मॉडल है. बट इस एटॉमिक मॉडल में प्रॉब्लम क्या है बोल सकते हो? यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर स्कैटर्ड विद इन द पॉजिटिव स्फीयर. और हम लोग को अभी का जो चीज पता है कि हाँ न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलर मैनर में अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इज हेवियर, इट्स अ मच हेवियर मास, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा. तो सिमिलरली, तो ये आज जो हम लोगों को पता है, आज के डेट में जो हम लोगों को एटम का डायग्राम, एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर पता है, विच हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन. ठीक है, हम लोग साइंटिस्टों ने देखा भी है ये चीज थ्रू द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स. सो ऑब्वियसली ये मॉडल तो उसको उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, आज के एटम का स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहे हैं. इज इट मैचिंग? No. काव्यिक, इज इट मैचिंग? No, sir. नवदीप, मैच कर रहे हैं? No, sir. ओके, तो ऑब्वियसली इसमें फ्लॉज है, आज के साथ मैच नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली इट हैज सम फ्लॉज. देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है. थॉमसन प्रोपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग. ठीक है, या फिर क्रिसमस केक भी बोल सकते हो. वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर पुडिंग लाइक करेंट्स. जो ड्राई फ्रूट्स होता है
उसकी तरह तो ड्राई फ्रूट्स कैन बी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्राई फ्रूट्स की तरह बोल सकते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, तुम्हारा वो जो स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है उसके अंदर छोटा छोटा पीसेस जैसे फ्रूट्स का होता है, वैसा इलेक्ट्रॉन्स का भी है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा इस पॉजिटिव स्फीयर में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग वाटरमेलन की तरह भी सोच सकते हैं इसको, इस मॉडल को, कि वाटरमेलन में देखा है ना, वाटरमेलन का सीड्स देखा है ना, काला काला होता है, जो पिंक कलर का जो पोर्शन होता है वहां पे काला 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 तुम्हारा स्पीड्स होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, है कि नहीं, खाने के वक्त फेंक देते हैं ना। सो यू कैन हाँ कंसिडर दैट द होल वाटरमेलन, जो वाटरमेलन का जो फ्रूट है, दैट इज ए पॉजिटिव स्पीयर, जो पिंक कलर का पोर्शन है दैट इज ए पॉजिटिव पार्ट, और उसके अंदर जो सीड्स है दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो वही बोला है, तो द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो वो रेड एडिबल पार्ट वाला वाटरमेलन जो है वो तुम्हारा इट इज सिमिलर टू ए पॉजिटिव स्पीयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोज आर लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन, ओके। So I can write he proposed that the atom was a positive sphere to that of a Christmas pudding with plum pieces with plum pieces or dry fruits. I can say write also dry fruits. I can also write dry fruits or dry fruits scattered inside it को यहाँ पे with नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, with electrons suspended inside the positive sphere similar to plum pieces scattered inside the pudding, okay। समझ में आया? So this is the structure, okay, that he proposed. समझ में आया? So अभी क्या करेंगे, अभी we can write तो ये हो गया हमारा, तो वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, डायग्राम से अच्छा से देखना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलो। सो इसमें एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि आज के डेट में जो हम लोगों को पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, so it does not match with that, okay, so obviously it was wrong। so how it was wrong, obviously देखो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था, थॉमसन प्रपोज दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है, इसके अंदर स्कैटर्ड होता है, उनके अंदर मतलब उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर स्कैटर्ड है, ओके।
और पॉजिटिव स्पेयर क्या यहाँ पे प्रोटॉन है? नहीं नहीं, मतलब तब तक तो प्रोटॉन नहीं निकला था ना। प्रॉब्लम देख रहे हो कहाँ पे हो रहा है। थॉमसन को पता था कि इलेक्ट्रॉन वाज न्यूट्रल, सो नॉट नॉट इलेक्ट्रॉन बट द एटम वाज न्यूट्रल, है कि नहीं, इतना तो पता था। हाँ ही न्यू उसके टाइम में, obviously he was the first one to suggest a model because he was the first one to identify electron, to discover electron. So he knew that atom is neutral, है कि नहीं। सो एटम तो न्यूट्रल है, सो उसको उसने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकाला है। डज दैट मीन के हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है एटम के अंदर? नो, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऐसा और कुछ भी होना चाहिए जो बैलेंस कर रहा है, जो एटम को न्यूट्रल बना रहा है कि नहीं। सो ही सेड दैट एटम इटसेल्फ इज पॉजिटिव, द होल एटम इज पॉजिटिव, उसके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल्स रहता है जो इसने निकाला था। सो ही सेड दैट एटम इटसेल्फ इज पॉजिटिव बट उसके अंदर वो नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने के कारण वो न्यूट्रल हो जाता है। वो नेगेटिव एटॉमिक पार्टिकल्स जो उस एटम के अंदर होता है, दोस एटम्स मेक द चार्जेस बैलेंस ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव बट ही सेड दैट दिस नेगेटिव पार्टिकल्स do what? Do this balance the positive charge, the entire positive charge। समझ में आ रहा है। हाँ So this was his concept which is actually very much wrong, but उसने अगर ये नहीं निकाला होता तो ऑब्वियसली आज हम लोगों को ये नहीं मिलता। बिकॉज देखो साइंस में इनिशियल जो साइंटिफिक स्टडीज होता है, डिस्कवरीज होता है, उसमें गलत डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज दैट रॉन्ग डिस्कवरी अल्टीमेटली लीड्स टू द करेक्ट आंसर। ओके, गलती करोगे, गलती निकलेगा, गलती देखेंगे लोग क्यों गलत है, उसको लोग सुधारने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। पीपल विल ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। हाँ सो दैट इज द रीजन थॉमसन्स मॉडल इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट डिस्कवर, मतलब इम्पोर्टेंट proposed model। Why? Because this model led to the proposal of other models by other scientists। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट लोग उसको उसके मॉडल को गलत प्रूफ करने के टाइम क्या हुआ, अल्टीमेटली दे helped discover other subatomic particles and also the better version of the atoms model, atoms internal structure, है कि नहीं। समझ में आया। हाँ तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी तो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आया है तुम लोगों को। सो तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, so Thomson proposed that atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it। The negatively charged charges are equal in magnitude, मतलब सेम अमाउंट में होता है। इसलिए क्या हो जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली तुम्हारा क्या हो जाता है, इट इज न्यूट्रल। समझ में आया। न्यूट्रल क्यों होता है, ओनली बिकॉज द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस बट दे आर ऑपोजिट इन, मतलब ऑपोजिट साइन होता है उनमें। समझ में आ रहा है। यू कैन से देम दैट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। समझ में आया। सो तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, देखो उसका मॉडल तो जस्टिफाई कर रहा था कि हाँ एटम न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव चीज रहता है। बट उसने जब ये मॉडल प्रपोज किया, सम अदर साइंटिस्ट वर आल्सो डूइंग सम अदर रिसर्च, मतलब दूसरे साइंटिस्ट भी क्या कर रहे थे, एटम का डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक है, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर को के बारे में मतलब रिसर्च कर रहे थे। दे वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। प्रॉब्लम क्या हुआ, द प्रॉब्लम with Thomson's atomic model
atomic model was that it was unable to answer the discoveries made by other scientists at that time. तो बाकी दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जो उस टाइम जिस टाइम ने थॉमसन ने ये एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था, उस टाइम में जो उन्होंने बाकी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी किया था, रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसको वो एक्सप्लेन, ठीक है, यू कैन से एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन. सो ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर पाया मतलब क्या, तुम एक चीज प्रैक्टिकली दिखा रहे हो कि हाँ ये हो रहा है, बट तुमने जो बोला है उस हिसाब से ये तुम बता नहीं पाओगे क्यों हो रहा है. सो ऑटोमेटिकली अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, साइंस और मैथ्स के दुनिया में एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई हर एक चीज को मतलब हर एक चीज कंप्लाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तुमने एक कोई फॉर्मूला बनाया, तुमने एक कोई थ्योरम बनाया है, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केस में काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई दिस इज वॉज द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे भी बुक में भी सेम दिया है, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल. ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो और मॉडल्स हैं. सो सेकेंड मॉडल में देख लोगे कि ये गलत क्यों था, वाई थॉमसन्स मॉडल वॉज एक्चुअली रॉन्ग, वॉज एक्चुअली इनकरेक्ट, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? काव्यिक, नवोदीप? Yes, sir. Yes, sir. काव्यिक की बात डाउट है? No, sir. सर दैट वाज अ सिंपल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. इतना लिखने में इतना लिखोगे तो काफी है, इट इज एनफ. किसने प्रपोज किया था, उसका कोई और नाम है क्या? नहीं. उसमें कैसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता था, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. तो स्ट्रक्चर कैसा है, वो अगर है तो वेरी गुड. और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद यू कैन अल्टीमेटली से व्हाट द प्रोपोजर, जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उसके हिसाब से क्या हुआ. ओके, उसके हिसाब से क्या था, उसने क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, व्हाट डिड ही प्रपोज. ठीक है, थ्रू दैट मॉडल. सो दिस वाज द प्रपोजर, द प्रपोज्ड पॉइंट्स. ओके, और उसमें प्रॉब्लम क्या था. ओके, so that was the Thomson's atomic model. Now we will see another model which is called Rutherford's atomic model. Okay, so this model is based on a very interesting and very important experiment called the gold foil experiment. ठीक है, समझ में आ रहा है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. सो आई कैन से दिस इज बेस्ड ऑन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कंडक्ट किया था. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस. इसको अब भी साइंटिस्ट लोग मानते हैं. ठीक है, सो किसने निकाला था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम छोड़ा था. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली पॉजिटिव पार्टिकल्स. ओके, अल्फा पार्टिकल्स होता है, बीटा पार्टिकल्स होता है, गामा पार्टिकल्स होता है. तुम लोग को ये पता नहीं है, बट सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ओके, समझ में आ रहा है? हाँ. तो एक्चुअली वो हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है उसमें, मतलब हीलियम न्यूक्लियस ही अल्टीमेटली एक वैसा टाइप का एक मतलब पार्टिकल जनरेट किया जाता है थ्रू हाई एनर्जी, हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो.
सो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी से वो पार्टिकल जनरेट हो रहा है, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम में क्या होता है? हीलियम में ऑब्वियसली हीलियम कंटेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? बोल सकते हो कोई? हाइड्रोजन हीलियम कितना होता है? हीलियम का मास कितना है? मास पढ़ा था ना, कितना है मास? कितना होता है मास? मास कितना होता है यू में? यूनिफाइड इट इज 4 पढ़ा है ना, बुक में है ना, है कि नहीं? हीलियम का मास है ना, ये है कि नहीं? बुक में है? हाँ बुक में है क्या? हाँ एग्जाम्पल में है। यस। सो इसलिए देखना एग्जाम्पल में है, एक टेबल था ना। टेबल में हीलियम का नहीं है। ओके, तुम्हारा उसमें सम में जो भी हो। सो जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है दैट इज सिमिलर टू 4u, उसका अल्फा पार्टिकल का भी तुम्हारा अल्फा ऐसा लिखते हैं, अल्फा मतलब ऐसा बोल सकते हो, तुम्हारा ऐसा टाइप का एक ग्रीक कलर का, तो दिस अल्फा। ओके, सो अल्फा पार्टिकल का क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का भी मास 4u ही होता है, बट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी से यूज, इलेक्ट्रिसिटी पे या फिर हाई पावर एनर्जी बीम यूज करके उसको, उससे पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स हटा दिया जाता है, एंड दैट बिकम्स ए टोटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिवॉइड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स। तो और वो तुम्हारा उसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय this model was proposed by Ernest Rutherford. This model is based on the results of the experiment of the gold foil experiment that he conducted, wherein उसने क्या किया था? wherein he made fast moving alpha particles fall on thin gold foil. ठीक है, फिर उसको बाद में लिखते थे दूसरे, the gold foil experiment fast moving alpha particles ऐसे भी लिखा जाता है उसको, अल्फा पार्टिकल्स were made to fall on a thin gold foil। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है, जैसे वैसे ही गोल्ड फॉयल भी ऐसा पतला टाइप का फॉयल होता है। ठीक है, वो और भी पतला होता है, एल्यूमिनियम से भी पतला होता है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव इन नेचर। ओके, समझ में आ रहा है? सो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होता है।
सो गोल्ड फ्यूल, तो व्हाई डिड ही सिलेक्ट गोल्ड फॉइल? सो गोल्ड फॉइल सिलेक्शन का रीजन क्या था? गोल्ड फॉइल सिलेक्शन का रीजन ये था क्योंकि उसमें जो एटम्स होता है, तो गोल्ड फॉइल कंटेन्स द गोल्ड फॉइल लेयर, एक पर्टिकुलर थिकनेस में क्या होता है, एक पतला सा अगर गोल्ड फॉइल भी लोगे ना, उसमें एटम्स बहुत मिलेगा, ऑलमोस्ट 1000 एटम्स, so you can count how many atoms are there, because gold as an element has a bigger kind of atom, है कि नहीं? वो हाइड्रोजन की तरह इतना छोटा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। सो ऑब्वियसली गोल्ड का अगर तुम लोग एटॉमिक नंबर या फिर तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मेजर करते जिससे, सो गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है, पता है किसी को गोल्ड का एटॉमिक नंबर? कितना है? समझ में आ रहा है? तो यू कैन ऑल्सो से दिस इज सिमिलर टू दिस ए यू के यहाँ पे नीचे में क्या लिखते हैं तुम्हारा 79। ओके, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। सो अगर ये 79 है, ठीक है, अगर ये 79 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? कितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 79। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? बोल सकते हैं कोई? कितना होगा? कितना होगा? किसी को पता है? वेरी स्ट्रेंजली इट कंटेन्स 180 न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स अगर है 79, इलेक्ट्रॉन्स भी मैं लिख नहीं रहा हूं, बट दीज आर कॉल्ड दिस, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। पता है किसी को? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। पता है किसी को? नहीं। तो न्यूक्लियस कितना हो गया? 79 प्लस 118। सो 79 प्लस 118 अगर प्लस करोगे कितना मिलेगा? हाउ मच विल यू गेट? बोलो। ऑलमोस्ट तुम्हारा 197 निकलेगा, है कि नहीं? विच इज अप्रोक्सीमेटली 200। सो सोचो न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो आई कैन से total particles at the center of a gold atom, total number of particles बोल सकता हूँ, कितना होगा? which is approximately 200 बोल सकता हूँ, almost 200। so this implies one gold atom, a gold atom has a bigger size, yes or no? हर एक चीज को समझना। हाँ, बोल सकता हूँ, मतलब यू कैन से दैट एक गोल्ड एटम के अंदर 200 हाइड्रोजन एटम्स फिट हो सकते हैं। कैन आई से दैट अप्रोक्सीमेटली 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैन फिट? उतना साइज होता है इसका, बोल सकता हूँ।
इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। Yes. काव्यिक, नवदीप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर. Okay. So obviously, so I can write Rutherford chose gold foil because a thin gold foil has a thickness of approximately 1000 atoms. समझ में? 1000 atoms of what? 1000 atoms of gold. तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं इट्स हैज अ बिगर साइज एंड, तो हाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर साइज कहाँ पे तुम्हारा लोकेटेड होगा? द मोस्ट ऑफ द एटम साइज इज लोकेटेड नियर द सेंटर, है कि नहीं? तो गोल्ड फॉइल का सेंटर भी बहुत बड़ा होगा। ओके, इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया सबको? ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अदरवाइज ऊपर से ओके। सो दिस वाज द रीजन, क्लियर? क्यों गोल्ड फॉइल सिलेक्ट किया था। नाउ इफ वी कंटिन्यू विथ दिस एक्सप्लेनेशन, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? ये था इंपॉर्टेंट, तो वही बोला है, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड टू द लेयर टू बी एज थिन एज पॉसिबल, और उसमें कितना पार्टिकल्स है वो अप्रोक्सीमेट कर सके। सो ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस था वो 1000 एटम्स थिक था। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, ठीक है, हीलियम आयंस होता है। सो सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसमें अंदर बहुत मतलब एनर्जी होता है, जिनसे यार चार्ज, ठीक है, चार्ज भी होता है, प्लस उसको अगर तुम एक एनर्जी के साथ एमिट करोगे किसी एक पर्टिकुलर, उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करने का एक मशीन होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का एक मशीन होता है जो उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से अल्फा पार्टिकल्स को एक बीम की तरह थ्रो कर सके। समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट समझ में आया सबको? सो अल्फा हाँ. पार्टिकल्स का डेफिनेशन देखना, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, ठीक है, सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, दे हैव मास ऑफ 4u, ठीक है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था हीलियम आयन है ना, तो ऑटोमेटिकली मास 4u होगा। क्यों? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। डबली चार्ज जो बोला ना, डबली चार्ज कैसे हो सकता है? देखो, मूवमेंट के टाइम एन इलेक्ट्रॉन कैन डिसलोकेट, मतलब जब एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, चला भी जा सकता है। ये तुम लोग को अभी तक पता नहीं, बट इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्पेशल टाइप का पार्टिकल है जो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। सो इसलिए उसको बोला जाता है डबली चार्ज, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इट मे बी नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इट इज मूविंग। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, इतना एनर्जी होता है उनमें, वो मूव करते रहते हैं, दे मूव इन अ वेरी हाई वेलोसिटी, मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, और ऑब्वियसली हीलियम अगर है तो ऑब्वियसली उसका भी मास हीलियम की तरह ही होगा, मास बिकॉज मास डज नॉट चेंज, है कि नहीं, हमारा न्यूक्लियस तो सेम रहता है। सो उसका भी मास क्या है, 4u, ठीक है। सो अगर वो अल्फा पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसमें एक मतलब देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कंटेन्ड विद इन इट, ठीक है। हम लोग बोल सकते हो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सुना है ना काइनेटिक पोटेंशियल, पढ़ाऊंगा इस साल ही है तुम लोगों का, वर्क एनर्जी में है, सुना है ये चीज पोटेंशियल एनर्जी? किसने किसने सुना है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी? किस किसने सुना है बोलो? मैंने। काव्य सुना है? सो किसी भी बॉडी हाँ में, सर। नवदीप सुना है कभी ये दो चीज को सुना है कभी? नो सर। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी की एक बॉडी में, कोई भी एक बॉडी में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो कोई भी बॉडी अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वी कैन से इसके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सो स्पीड occupy the energy occupied by a body by virtue of its speed, we can say that is kinetic energy। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एक पहाड़ के ऊपर जितना ऊपर उठते रहोगे तुम्हारा बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी के टैंकी में जो पानी रहता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। यूजिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी द वाटर कैन कम डाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिकॉज मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, जितना उस बॉडी को ऊपर ले जाओगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सो ये चीज हम लोग देखेंगे, इस साल ही देखेंगे, वर्क एनर्जी में है। सो अल्फा पार्टिकल्स, अगर अल्फा पार्टिकल्स के अंदर तो खुद ब खुद ही तुम्हारा क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, बट अगर वो फास्ट मूविंग है, इफ द अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो फास्ट मूविंग, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है उसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाता है। इट कंटेन्स ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉर्मल अल्फा पार्टिकल्स में नेग्लिजिबल होता है, सर्टेन मतलब थोड़ा सा होता है, बट फास्ट मूविंग में और ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को अगर तुम छोड़ोगे, मतलब यहाँ पे सोचो तुम्हारा जो यहाँ पे एक डायग्राम है, इफ यू से दिस वर द गोल्ड एटम्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स और भी छोटे हैं, बिकॉज देखो गोल्ड एटम का साइज कितना है, मैंने थोड़ी देर बोला है। अल्फा पार्टिकल्स का साइज, गोल्ड एटम का साइज कितना होता है? ऑलमोस्ट 200। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 4। यस और नो? समझ में आ रहा है? So I can write alpha particles doubly charged helium atoms they have atomic mass equal to 4u। ठीक है, so since they have atomic mass equal to 4u which implies में क्या, इससे क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? वो भी ऑलमोस्ट 4 ही है। ठीक है, 4। सो ऑब्वियसली हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो रहा है? इज इक्वल टू 8। 4 प्लस 4 8, सिंपल। सो इसका साइज देखो, यू कैन कंसिडर उसके सेंटर में 8 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसका साइज छोटा होगा। और यहाँ पे कितना है? इट वाज 118, ऑलमोस्ट 200 बोल सकते हो। सो वी कैन से अल्फा पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर, सो thus alpha particles are much smaller, are much smaller देन गोल्ड एटम्स। है कि नहीं? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ।
अभी मुझे बताओ, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग विद अ डायग्राम। यहाँ पे सोचो तुम्हारा एक गोल्ड एटम है, ठीक है। सपोज दिस इज अ गोल्ड एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। गोल्ड एटम, अभी इस गोल्ड एटम के बीच में क्या है, देयर आर ऑलमोस्ट 200 पार्टिकल्स, 200 व्हाट चार्ज, तुम्हारा क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 71 या 75 आर चार्ज, ठीक है। सो आई कैन से इट हैज ए पॉजिटिव सेंटर, है कि नहीं, ऑलमोस्ट +75 है इसका चार्ज, सेंटर चार्ज बोल सकते हैं। और एक अल्फा पार्टिकल में कितना होगा, सोचो दिस इज एन अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल जो सेंटर है वो भी पॉजिटिव है, बट इट कंटेन्स ओनली 4, ठीक है। आई कैन से दिस हैज अ चार्ज ऑफ 4। तो अगर ये सीधा अगर आएगा ऐसे और इस एटम से टकराएगा, ठीक है, अगर उसको फुल फोर्स से अगर तुम थ्रो करोगे तो इट विल हिट द, सो क्या होगा, दिस आयन विल हिट द गोल्ड एटम, और वो क्या करेगा, इतना पॉजिटिव, और ये भी तो पॉजिटिव है ना सेंटर में। सो सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था, रदरफोर्ड थॉट दैट यहाँ पे तो द गोल्ड फॉइल में तुम्हारा ऑलमोस्ट डेंसली पैक्ड तुम्हारा क्या है, हीलियम आयन से, ठीक है, सॉरी डेंसली पैक्ड क्या बोलते हैं, गोल्ड एटम से। सो ही इज थॉट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास थ्रू, मतलब ऐसे क्या सोचा था, क्या देखा, एक्सपेक्ट किया था कि डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर सो स्मॉल सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द पॉजिटिव सेंटर ऑफ द गोल्ड एटम्स, पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड एटम, ठीक है। तो सिंस द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन मतलब यहाँ पे सिंगल प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोटॉन मतलब जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है, ठीक है। सो एक अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली एक प्रोटॉन से बड़ा होता है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हीलियम आयन है, बट इट इज ए सिंगल यूनिट, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां पे कोई शेल नहीं होता है। यू कैन से दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए हीलियम आयन, समझ में आ रहा है। मैं ऑल्दो यहाँ पे शेल ड्रॉ कर रहा हूं, बट एक्चुअली उसमें शेल नहीं होता, समझ में आ रहा है। सो ही थॉट दैट एक प्रोटॉन से तो भारी है, ऑब्वियसली क्या होगा, सो सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा सोचा था थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे आके बाउंस बैक करके यहाँ पे यहाँ तक आएगा तुम्हारा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे आके इट विल डिफ्लेक्ट, मतलब क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सेंटर में। सो ही थॉट दैट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, ऐसे ऐसे बाउंस ऑफ करेगा, या फिर ऐसे बाउंस ऑफ करेगा, समझ में आ रहा है। So his expectation was most of the alpha particles will move like this, सामने आके डिफ्लेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है। क्यों क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, इसका सेंटर पे बहुत सारा प्रोटॉन्स है इसमें, सो वी कैन से दैट, और हीलियम अल्फा पार्टिकल ज्यादातर पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो वी कैन से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, दे आर लाइक चार्जेस, है कि नहीं। सो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, यस और नो, रिपेल करेंगे, समझ में आ रहा है, रिपेल करेंगे ना, तो वही हो रहा है। तो बट रदरफोर्ड ने इतना नहीं सोचा, क्योंकि देखो एक जो है तुम्हारा एक प्रोटॉन अगर लोगे, सो उस एक प्रोटॉन से ऑब्वियसली तुम्हारा एक अल्फा पार्टिकल, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज मच हेवियर देन अ सिंगल प्रोटॉन, सो ऑब्वियसली ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट उस एक एक प्रोटॉन का जो फोर्स है वो उसको उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट कर पाएगा, सो डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा होगा, सो ऐसा टाइप का। बट when he did the experiment, उसने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर रेंज से, यहाँ पे सोचो एक मशीन है, सपोज यहाँ पे एक मशीन है, इट इज कैपेबल, सोचो इसको तार से लगा दिया है, इट इज कैपेबल ऑफ थ्रोइंग अल्फा पार्टिकल्स, बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके। सो जब उसने ये चीज देखा, दिस इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल एमिटर, ओके। So what he saw that
most of the particles were passing through the atom. ठीक है, उसने क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधा पास हो रहे थे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अल्फा पार्टिकल ऐसा आया, सीधा उस साइड में पास हो गया. यहाँ पे भी और एक स्क्रीन था जिसके उसको पता चल रहा था कितना अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे हिट हुआ है. देयर इज अनदर स्क्रीन, तो स्क्रीन में कितना डिप्रेशन हुआ है उसके पता चलता है. वो एक दूसरा टाइप का मटेरियल का होता है. यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है. कुछ कुछ जगह में जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था न्यूक्लियस के साथ, वहां पे तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है. समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है. यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया. सोचो यहाँ पे पर्टिकुलर एक बीम आ रहा था, तो यहाँ पे इस साइड में ही डिड नॉट सी, मतलब उसने देखा कि कुछ कुछ रेज, कुछ कुछ बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दे आर पासिंग द गोल्ड फॉइल. दिस वाज द गोल्ड फॉइल. समझ में आ रहा है? दिस वाज द गोल्ड फॉइल लेयर. दिस इज द गोल्ड फॉइल लेयर. समझ में आ रहा है? तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स थे उनके बीच से क्या हो रहा है, उनके बीच से द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू दैट गोल्ड फॉइल, थ्रू द गोल्ड एटम्स. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? हाँ. काबिक समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो अगर ये पास हो रहा है इसका मतलब क्या, एन क्या बोलता तुम्हारा जो, मतलब थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि पूरा, मतलब तुम्हारा जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहता है. सो उसके बेसिस पे यहाँ पे सब पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था. यहाँ पे कुछ आना ही नहीं चाहिए था इस साइड में, है कि नहीं? दिस इज द स्क्रीन. तो स्क्रीन में डिप्रेशन होना नहीं चाहिए था, अल्फा पार्टिकल्स हिट नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं? इफ एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, है कि नहीं? करना चाहिए था कि नहीं? लॉजिकली क्या होना चाहिए, अगर पूरा एटम, इसमें जो 1000 एटम्स है उस फॉइल में, ऑब्वियसली उस थिकनेस में अगर जो 1000 एटम्स है, तो ऑब्वियसली दोस 1000 एटम्स विल नॉट अलाउ एनी अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू देम इफ दे आर एंटायरली पॉजिटिव, इफ द एंटायर बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, समझ में आ रहा है? पास कर पाता क्या? हाँ. मतलब रदरफोर्ड के थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पास कर पाता, पास करने देता? हाँ, नहीं. सो व्हाट डज इट मीन? ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि हाँ, एटम के अंदर खाली जगह होता है. होता है खाली जगह. खाली जगह अगर ना होता, ये पास कर पाते, ये अल्फा पार्टिकल्स पास कर पाते? नहीं कर पाते. समझ में आ रहा है? सो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट उसने क्या देखा, और कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे. क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे थे? जो सामने आए थे. कुछ कुछ देखो, सामने ऐसे आया, कोई एक पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आके एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कलिशन हुआ. हेड ऑन कलिशन होने के बाद क्या हुआ, इट गॉट डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जिस रास्ते से आया था उस डायरेक्शन में चला गया. सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हेड ऑन कलिशन होके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके वो चला जा रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा सामने था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे आके इस साइड में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया. समझ में आ रहा है? सो ऐसा टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा था. सो आज ऑलमोस्ट 9 बज गया है. सो नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को और अच्छे से समझाऊंगा. थोड़ा सा समझ में आया? सो इस एक्सपेरिमेंट का मेन मुद्दा क्या था, मेन नतीजा था, मतलब जो रिजल्ट निकला था, दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. समझ में आ रहा है? उसमें अगर जगह नहीं होता, अगर एटम के अंदर स्पेस नहीं होता, तब वो अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि एटम के थ्रू पास नहीं हो पाते. ये पॉइंट सबको समझ में आया? काव्यिक, नवदीप, सरस्वती, समझ में आया? हाँ. काव्यिक, यस सर. यस नवदीप, सर. समझ में आया? तो ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के और रिजल्ट्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या हुआ था यहाँ पे. सो दैट वाज फॉर टुडेज क्लास. इसका आज मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, एक साथ में भेज दूंगा, एक साथ में लिख लेना. ओके.
क्लास अवेलेबल रहेगा यूट्यूब में, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारा संडे को है, संडे को तुम लोग का एग्जाम है क्या शाश्वती? नहीं, ट्यूसडे को है। मंडे को नहीं है, ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। संडे को शाम को 6 बजे से और एक क्लास करा दूंगा, और 12 बजे से जो मैथ यूजुअल मैथ्स का क्लास होता है वो तो रहेगा ही। सो ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, तुम लोग का कल एग्जाम है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रदरफोर्ड का एटम को और अच्छा से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तो आइडिया हुआ ना रदरफोर्ड का मॉडल को? हाँ। Okay, so next class I will again start from the very beginning of Rutherford's atomic model. So bye bye, good night. बाय, गुड नाइट।